नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे कहानी दूरियां। सुरेखा सुरेखा किचन में कुकर की सीटी की आवाज़ के आगे सतीश की आवाज़ दब गई। जब पत्नी ने पुकार का कोई जवाब नहीं दिया तो अखबार हाथ में उठाकर सतीश खुद अंदर चले आए। हाथ का अखबार पास पड़ी कुर्सी पर पटक कर कुछ जोर से बोले, सतीश क्या हो रहा है? मैंने कल की खबर तुम्हें सुनाई थी कि पिता के पैसों के लिए बेटे ने उसकी हत्या की सुपारी अपने ही एक दोस्त को दे दी। देखा, कलयुगी बच्चों को बेटा बेटी ने मिलकर अपने बूढ़े माता पिता को मौत के घाट उतार दिया ताकि उनके पैसों से मौज मस्ती कर सकें। हद है, आज की पीढ़ी का कोई ईमान ही नहीं रहा। सुरेखा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। आप इन खबरों को पढ़कर इतने परेशान क्यों होते हैं? यह भी देखिए कि ये बच्चे किस वर्ग के हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। क्या कह रही हो तुम? ये बच्चे बाहर से एमबीए आदि पढ़ लिख कर आए थे। जरा सोचो सुरेखा, इनकी पढ़ाई लिखाई पर माँ बाप ने कितना पैसा खर्च किया होगा। आजकल के बच्चे इतने नकारा हैं कि कहते कहते हाँफने लगे सतीश। सुरेखा पानी का गिलास लेकर उनके पास चली आई। आप रोज़ रोज़ इस तरह की खबरें पढ़कर अपने को क्यों दुखी करते हैं? छोड़िए ना, हम तो अच्छे भले हैं। बस 2 महीने रह गए हैं आपके रिटायरमेंट को। अपना घर है, पेंशन आती रहेगी, और क्या चाहिए हमें? जितना है वह अपने बच्चों के का ही तो है। सतीश पानी का एक घूंट लेकर कुछ रुक कर बोले, बच्चों का क्यों? तीनों को पढ़ा लिखा दिया, अब जो करना है उन्हें खुद करना है। मैं एक पैसा किसी पर खर्च करने वाला नहीं। सुरेखा चौंकी। अरे यह क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अमन की ही तो शादी हुई है, अभी तो आभा की होनी है। आरुष भी आगे पढ़ाई करना चाहता है। फिर से बसते हुए सतीश बाहर निकल गए। दरअसल जब से उन्होंने अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले जगत को सुबह सुबह पार्क में फूट फूट कर रोते देखा तो उनकी सोच ही बदल गई। जगत उम्र में उनसे 10 साल बड़े थे। एक बेटा धनंजय और एक छोटी बेटी छवि। धनंजय को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। रिटायरमेंट में मिले फंड के पैसों से छवि की शादी कर दी। बचा खुचा पत्नी की बीमारी में निकल गया। बेटे की शादी के बाद से वे साथ ही रहते थे। महीना भर पहले बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। जगत की समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस उम्र में कहाँ जाएं, क्या करें। अपनी पूरी कमाई बच्चों पर लगा दी। उनकी पढ़ाई और शादी की वजह से अपना घर नहीं बना पाए। पेंशन नहीं, देखरेख करने वाला भी कोई नहीं। सतीश जगत का हाल सुनकर हिल गए। धनंजय को बचपन में देखा था उन्होंने, वह ऐसा निकलेगा कभी सोचा नहीं था। सुरेखा को पता था कि सतीश एक बार जो ठान लेते हैं उससे पलटते नहीं हैं। कल रात ही आरुष ने उनसे कहा था, पापा मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। छात्रवृत्ति के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी 3 लाख का खर्च आ ही जाएगा। पापा क्या आप इतने पैसे उधार दे सकेंगे? आरुष ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह कहा। मामा 2 साल बाद मेरा एमबीए हो जाएगा, इसके बाद मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं पापा के सारे पैसे चुका दूंगा, आप बात कीजिए ना उनसे। उस समय तो सुरेखा ने हाँ कह दिया था, पर अपने पति का रुख देखकर उसे शंका हो रही थी। पता नहीं वे क्या जवाब देंगे। घर का काम निपटाकर सुरेखा सतीश के कमरे में आई तो वे कंप्यूटर के सामने चिंता में बैठे थे। सुरेखा धीरे से उनके पीछे आ खड़ी हुई। कुछ क्षण रुकने के बाद बोली, यह क्या? चिंता लेकर बैठ गए। बच्चे भी पूछने लगे हैं अब तो, खाना भी सबके साथ नहीं खाते। और सतीश ने पलटकर सुरेखा की तरफ देखा। मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं है, वे अपनी अलग दुनिया में जीते हैं। सुरेखा, मैं साथ बैठता हूँ तो सब असहज महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, सब आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, कल बहू मायके जाने को कह रही है, भेज दें? सतीश झल्ला गए। तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हो? उन्हें तय करने दो। अमन जिम्मेदार शादीशुदा आदमी है, उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। सुरेखा चुप हो गई। ऐसे मूड में आरुष को के विदेश जाने की बात करती भी कैसे? अगले दिन नाश्ते के समय आरुष ने खुद बात छेड़ दी। पापा, मैंने आपको बताया था ना कि एमबीए के लिए मेरा अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में चयन हो गया है। बस पहले साल मुझे 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं सोच रहा था कि अगर आप। सतीश एकदम से भड़क गए। सोचना भी मत, तुम्हें इंजीनियर बना दिया बस। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तो दिक्कत है तुम जैसी नई पीढ़ी की, बस अपनी सोचते हो, यह नहीं सोचते कि कल तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, हम अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। आरुष सकपका गया। अमन भी वहीं बैठा था। उसने जल्दी से कहा, पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम लोग हैं ना। सतीश के होंठों पर व्यंग तिराया। तुम लोग क्या करोगे यह मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं, तुम लोग भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
प्लेट छोड़कर खड़े हुए सतीश। सुरेखा को झटका सा लगा। अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सतीश? आज तक बच्चों की परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं रखी, अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया, अब अचानक उनके सोचने की दिशा क्यों बदल गई? अमन उठकर सुरेखा के पास चला आया। माँ, पापा को आजकल क्या हो गया है? आजकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? अचानक सुरेखा की आंखों से आंसू निकल आए। पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि उनके बच्चे भी उनके साथ। क्या माँ, क्या लगता है उन्हें हम उनके पैसों के पीछे हैं? अमन ने सीधे पूछ लिया। सुरेखा की हिचकी बन गई। पता नहीं बेटा, ऐसा ही कुछ भर गया है उनके दिमाग में। मैं तो समझा समझा कर हार गई। सब घर एक से नहीं होते। अमन ने सुरेखा का हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, इसमें पापा की गलती नहीं है। आजकल रोज़ इस तरह की खबरें आ रही हैं, पहले भी आती होंगी, पर आजकल मीडिया कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है। आप जाने दीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। पापा से कह दीजिए कि हमें उनके पैसे नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए कि वे सुकून से रहें। अमन और आरुष अपने अपने रास्ते पर चले गए। आभा अब तक कॉलेज से नहीं आई थी। इस साल उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। आभा चाहती थी कि वह नौकरी करे। सुरेखा को लगता था कि समय पर उसकी शादी हो जानी चाहिए, पर उनकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। आरुष ने अमन की मदद से बैंक में लोन लिया और महीने भर बाद वह अमेरिका चला गया। आभा को भी कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह सतीश के हाथ में रखी तो वे निर्लिप्त भाव से बोले, अपनी कमाई तुम अपने पास रखो, जमा करो, कल तुम्हारे काम आएगी। सुरेखा ने समझ लिया था कि सतीश को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि कम से कम बच्चे समझदार हैं। 6 महीने बाद अमन को भी मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई। अमन अपनी पत्नी के साथ मुंबई चला गया। सुरेखा को घर का अकेलापन काटने लगा। आभा का काम कुछ ऐसा था कि दफ्तर से लौटने में देर हो जाती। सुरेखा टोकती तो आभा कहती, माँ, आजकल हर प्राइवेट नौकरी में यही हाल है, देर तक काम करना पड़ता है, कोई जल्दी घर जाने की बात नहीं करता, तो मैं कैसे आऊँ? आभा इतनी व्यस्त रहती कि उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रहती। सुरेखा चाहती थी कि उनकी युवा बेटी शादी करके सुख से रहे, दूसरी लड़कियों की तरह सजे संवरे अपनी दुनिया बसाए। एक दिन वह सतीश के सामने फट पड़ी। आपको पता भी है कि आभा कितने साल की हो गई है? उसकी शादी की बात आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। सतीश अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने रम गए थे कि बेटी का रिश्ता खोजना उन्हें भारी लग रहा था, पर सुरेखा के कहने पर वे कुछ चौकन्ने हुए। अखबार में देखकर एक सही सा लड़का ढूंढा। आभा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह किसी के देखने की खातिर सजे संवरे। बड़ी मुश्किल से वह लड़के वालों के सामने आने को तैयार हुई। सुरेखा उत्साह से तैयारी में जुट गई। बेटी की शादी का सपना हर माँ अपनी आंखों में संजोए रहती है। आभा 2-3 बार उससे कह चुकी थी कि माँ, अभी रिश्ता हुआ नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाय और बिस्किट रखिए मेज़ पर। सुरेखा हंसने लगी। ऐसा नहीं होता है भला, जिस घर में तेरी शादी होनी है उस घर के लोगों की कुछ तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। आभा चुप हो गई। सुरेखा ने घर पर ही गुलाब जामुन बनाए, नारियल की बर्फ़ी बनाई, नमकीन में समोसे, कटलेट और पनीर मंचूरियन बनाया, साथ ही जलजीरा आदि तो था ही। चुपके से जाकर वे अपने होने वाले दामाद के लिए सोने की चेन भी ले आई थी। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ तो देना पड़ेगा। सतीश को जिस बात का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। प्रमोद चार्टर्ड अकाउंटेंट था और आते ही उसकी मां ने बढ़ चढ़कर बताया कि प्रमोद को सीए बनाने में उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं। सतीश ने कुछ देर तक उनका त्याग मंडित भाषण सुना, फिर पूछ लिया, देखिए मैडम, हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो करते ही हैं। मैंने भी अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत खर्च किया है। आप कहना क्या चाहते हैं ये स्पष्ट बताइए। प्रमोद की माँ सकपका गई। बात प्रमोद के मामा ने संभाली। आप तो दुनियादार हैं सतीश जी, बेटे की शादी भी कर रखी है, आपको क्या बताना। सतीश गंभीर हो गए। अगर बात लेन देन की ही कर रहे हैं तो मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूँगा, चाहूँगा। सतीश की आवाज़ इतनी तल्ख थी कि किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। इसके बाद बात बस औपचारिक बनकर रह गई। उनके जाने के बाद सुरेखा अपने पति पर बरस पड़ी। लगता है आप अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते। आपका ऐसा रुख रहेगा तो कौन आपसे संबंध रखना चाहेगा भला। सतीश ने अपनी पत्नी की तरफ निगाह डाली और शांत आवाज़ में कहा, मैंने अपनी बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसका रिश्ता ऐसे घर में करूं। सुरेखा रोने लगी। आप पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। अपनी बेटी की शादी में कौन पैसा खर्च नहीं करता। सुरेखा के रोने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वे वहाँ से चले गए। अचानक सुरेखा ने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस किया। आभा खड़ी थी। आभा धीरे से बोली, माँ रो मत।
पापा ने सही किया, मुझे खुद दहेज देकर शादी नहीं करनी। मैं अपने लिए राह खुद बना लूँगी, तुम चिंता मत करो। बेटी का आश्वासन भी सुरेखा को शांत न कर पाया। 6 महीने बाद आभा ने एक दिन सुरेखा से कहा, माँ मैं किसी को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। सुरेखा को खटका लगा। पहली बार आभा उससे किसी को मिलवाने को कह रही थी। कौन है? शाम को आभा अपने से उम्र में काफ़ी बड़े एक आदमी को घर ले कर आई। माँ मेरे साथ काम करते हैं हरिहरन, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हम दोनों। आभा की बात पूरी होने से पहले सुरेखा उसे खींचकर कमरे में ले गई और बोली, आभा उम्र में इतने बड़े आदमी से ऐसा क्यों कर रही हो बेटी, ऊपर से साउथ इंडियन। माँ आभा ने सुरेखा का हाथ कसकर पकड़ लिया। हरी बेहद सुलझे हुए और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आजकल नॉर्थ साउथ में क्या रखा है माँ, तुम्हें भी तो इडली सांभर पसंद है, क्या तुम होटल जाकर रसम और चावल नहीं खाती? हरी को तो अपनी तरफ का राजमा, अरहर की दाल और आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने समझने लगे हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश रहूँगी माँ। कहते कहते आभा की आंखों में पानी भर आया। सुरेखा ने उसे गले लगा लिया। आभा मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है बेटी, पर एक माँ हूँ ना, क्या करूँ, दिल नहीं मानता। आभा की पसंद के बारे में सतीश ने कुछ नहीं कहा। उन्हें हरिहरन अच्छे लगे। आभा ने कोर्ट में जाकर शादी की। सुरेखा कहती रह गई कि पार्टी होनी चाहिए, पर हरी ने हंसकर कहा, मिसेस सतीश आप पैसा क्यों खर्च करना चाहती हैं, वह भी दूसरों को खिला पिलाकर। सेव इट फॉर टुमारो। तीनों बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में रम गए। गाहे बगाहे आते तो कुछ लेने के बजाय बहुत कुछ दे जाते। सतीश अब पहले से कम बोलने लगे। अब उन्हें भी बच्चों की कमी खलने लगी थी। ऐसे ही चुपचाप एक दिन रात को जो वे सोए तो सुबह उठे ही नहीं। पहला दिल का दौरा इतना तेज था कि उनके प्राण निकल गए। सुरेखा अकेली रह गई। आभा महीना भर आकर उनके पास रह गई, पर उसकी नौकरी थी, जाना तो था ही। अमन भी आरुष का साथ देने अमेरिका पहुंच गया और वहीं जाकर बस गया। इतने बड़े घर में सुरेखा अब अकेली पड़ गई। सतीश की पेंशन, उनके कमाए पैसों और अपने गहनों के साथ रह रहकर उसके मन में टीस उठती कि समय पर अगर बच्चों की मदद कर दी होती तो आज यह पैसा बोझ बनकर उसके दिल को ठेस न पहुंचाता। अमन से जब भी वे अपने दिल की बात करती वह तुरंत जवाब देता, माँ तुम सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाओ हमारे पास, सब साथ रहेंगे, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसे तुम्हारा साथ चाहिए। बहुत सोच समझकर सुरेखा ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए और कागजात साइन करवाने अमन, आभा और आरुष के पास भेज दिए। सप्ताह भर बाद अमन की लंबी चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, माँ हमें वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, हम तीनों बच्चों को आपने बहुत कुछ दिया है, आप अपना पैसा ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए, किसी अनाथालय के नाम कर दीजिए, शायद इससे पापा की आत्मा को भी शांति मिलेगी। और हाँ देर मत कीजिए, जल्दी आइए, अब तो कम से कम हम सब साथ वक्त बिताना चाहिए। सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी। काश आज यह दिन देखने के लिए सतीश जिंदा होते। जिस पैसे की खातिर सतीश अपने बच्चों से दूर हो गए, वह पैसा आज उनके किसी काम का नहीं रहा। दोस्तों ये थी स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।